यूपी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के तबादले के तनाजे पर वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में 2 दिनों के अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज दाखिला अविनेश अवस्थी और संजय को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। डॉक्टरों के तबादले पर नायब वज़ीर-ए-आला और वज़ीर सेहत ब्रिजेश पाठक ने सवाल उठाए थे। दरअसल नायब वज़ीर-ए-आला और वज़ीर सेहत ब्रिजेश पाठक की जानकारी के बगैर ही डॉक्टरों के तबादले की हिदायत जारी कर दी गई थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने तबादले की लिस्ट जारी करवा दी थी। डॉक्टरों के तबादले की वजह से कई अजला के अस्पतालों में डॉक्टरों की किल्लत हो गई थी। सीतापुर मामले में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी गई है। अगले अहकाम तक जुबैर की अबूरी जमानत जारी रहेगी। यूपी पुलिस 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करेगी। इस केस की अगली समाअत 7 सितंबर को होगी। यूपी के वज़ीर-ए-आला रियासत की अवाम की ज़रूरतों पर तवज्जो देने के बजाय दीगर कामों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रियासत में बेशुमार मसाइल हैं। मुल्क में भी बेरोजगारी बढ़ गई है। 60 लाख से जायद खाली असामियां हैं। सिर्फ 10 लाख असामियों पर ही भर्ती हो रही है। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के साथ मरकज सौतेला सलूक कर रही है। देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? और आप ये बताइए कि मुसलमानों का जो TFR रेट 2015-16 में 2.6 था, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में? आप TFR रेट गिर रहा है और भारत के मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 2030 तक। झूठ पे झूठ बोलते हैं, गवर्नमेंट का डेटा है। सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना इनका काम बन चुका है। दिन रात यही काम करना। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है विश्व में किसी देश में नहीं है। इस देश की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। 40 साल की उम्र की आबादी 60% है। आप नौकरी क्यों नहीं देते उनको? केंद्र सरकार में 60 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं, आप सिर्फ 10 लाख दे रहे हैं। भारत के मुख्य प्रधानमंत्री, दीजिए ना 60 लाख नौकरी। इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, आप उस पर तवज्जो नहीं ले रहे। आप सिर्फ एक शोषा छोड़ रहे हैं, शगुफा छोड़ रहे हैं ताकि नफरत फैल जाए मुसलमानों के खिलाफ। उनकी वो संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना के हुकूक का प्रोटेक्शन करे। केंद्र सरकार अगर तेलंगाना से इंसाफ नहीं कर रही है तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और चंद्रशेखर राव खड़े हैं अपने स्टेट की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जितने लोग हैं उसको वेलकम करनी चाहिए। वो तेलंगाना के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो नाइंसाफी कर रही है मोदी सरकार तेलंगाना से, कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ आए, अमित शाह आए, बड़े बड़े लोग आए। हैदराबाद और तेलंगाना की खूबसूरती को समझना पड़ेगा। जो नफरत को आम कर रहा है वो शिकस्त खाएगा। जो मोहब्बत को फरोग देगा, बढ़ाएगा, वो कामयाब होता रहेगा। कोरोना के चलते 2 साल के तातुल के बाद योगी हुकूमत ने इस साल कांवड़ यात्रा निकालने का फैसला किया है। सावन का महीना शुरू होने से पहले योगी हुकूमत ने कांवड़ यात्रा की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से 26 जुलाई तक सावन के महीने में निकाली जाएगी। सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसी के साथ ही शहर में शोभा यात्राओं का सिलसिला शुरू हो गया है। रियासती हुकूमत ने कांवड़ यात्रा के लिए खसूसी गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के तहत कांवड़ियों की सहूलियात के लिए अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है। कांवड़ यात्रा के पेश नज़र इलाहाबाद शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर के हसास इलाकों में PAC और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात की गई है। पुलिस के मुताबिक कांवड़ यात्रा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेके सभी डिपार्टमेंट्स की बैठक हो चुकी है। उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में बैठक हुई है। साथ ही साथ कल कमिश्नर सर, IG सर, DM साहब, मैं तथा सभी जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारी हैं पूरा कंप्लीट रूट जो है घाट से लेके जो मुख्य मार्ग है कांवड़ियों का, उसका हम लोगों ने भ्रमण किया। डिफरेंट जगह पे जहाँ शिविर लगते हैं उनका भ्रमण किया, घाट का भ्रमण किया। तैयारियाँ तेज़ी से चल रही हैं
जो भी डायरेक्शंस थे वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं हमारी तरफ से। जैसे पुलिस विभाग का जहाँ तक संबंध है, यातायात को लेके हमारे जो श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे कांवड़िए, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए यातायात के प्रॉपर प्रबंध, जो रोड के हमारा डेडिकेटेड उनके लिए मार्ग दिया जाता है, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से है। साथ ही साथ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है डिफरेंट स्थानों पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, वहाँ पे हमारे द्वारा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। मुल्क के शुमाली इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है। आज मेरठ समेत एनसीआर इलाके में सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और दिन तक जारी रहा। मानसून की पहली तेज बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं शहर के नशीबी इलाकों में बारिश का पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के इस्लामाबाद, बुनकर नगर, रशीद नगर, जाकिर कॉलोनी समेत बरहमपुरी थाना इलाके के बेशतर हिस्सों में बारिश का पानी मकानों में दाखिल हो गया। कई इलाकों ने नाले चौक होने से बारिश के साथ नाले का पानी सड़कों पर आने से मकामी लोगों और राहगीरों को काफी मुश्किलात का सामना रहा। कानपुर के चोकरी थाना में तैनात सिपाही जगन नारायण सिंह, जो कि गुज़िश्ता शब गश्त करने के लिए होमगार्ड के साथ श्याम नगर इलाके में निकाला था, वो आज सुबह नाले से बरामद हुआ। होमगार्ड भी नाले से मिला। दोनों को इलाज के लिए हेल्थ अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सिपाही जगन नारायण को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। होमगार्ड का इलाज जारी है। कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नाले में गाड़ी के गिर जाने से ये सब कुछ हुआ है। और जगत नारायण जी के पार्थिव शरीर को हम लोगों ने अभी उनके परिजनों के साथ घर भेजा है। बाकी सारी चीज़ों को समझा जा रहा है और परिवार के साथ हम सभी लोग हैं। उनके परिवार में उनके बच्चे हैं, परिवार के सभी लोग लगभग यहाँ आए थे। आज उनका अंतिम संस्कार होगा और कानपुर पुलिस की एक टीम भी साथ में गई है। तो वी आर विद फैमिली, विल प्रोवाइड ऑल हेल्प एंड असिस्टेंस। कानपुर के दही इलाके रसूलाबाद और स्कूल बस और टेम्पो की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिनका इलाज कानपुर के हेल्थ अस्पताल में चल रहा है। गाजियाबाद के खोरा कॉलोनी में हाई टेंशन तार की जद में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस हादसे के बाद इलाके में गम की फजा छा गई। दरअसल कॉलोनी में राकेश शर्मा नामी शख्स ने अपने घर की तामीर के लिए ट्रक के जरिए ईंटें मंगवाई थी और जब ट्रक पहुंचा तो हाई टेंशन तार काफी नीचे होने की वजह से ईंटों से भरा ट्रक बिजली की लपेट में आ गया और इस दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। करंट लग गया ऊपर गाड़ी के ऊपर। किस वजह से करंट लगा था, क्या कारण? वो गाड़ी पे चढ़ रहा था ऊपर फट्टे वट्टे उतारने के लिए और चढ़ते ही उसके हाथ में करंट लग गया। किस गाड़ी पे थे वो? ईंटों वाली गाड़ी पे। ईंट कहाँ उतारी जानी थी? ये खोड़ा में उतारी जानी थी कॉलोनी में। किस बिल्डर के यहाँ? ये नहीं पता जी हमें किसके यहाँ, ये ड्राइवर को मालूम है। कौन थे वो आपके रिश्ते में? भाई लगते। उन्नाव के उसहाक ब्लॉक में के एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर के जरिए एक बच्ची के साथ बुरी तरह मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में खातून टीचर एक मासूम बच्ची को लगातार थप्पड़ मारती नजर आ रही है। टीचर बच्ची का बाल पकड़कर उसे मार रही है। उन्नाव के सीडीओ ने इस मामले का नोटिस लिया और पूरे मामले की जांच BAS को करने की हिदायत दी। वीडियो का संज्ञान लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई है। इसमें तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। प्रथम दृष्टया यह जो क्रूरता का मामला सामने आया है, इसमें प्रभावी कार्रवाई के लिए BSA को मौखिक रूप से निर्देशित किया गया है। उनकी लिखित रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाजियाबाद के मुरादानगर थाने इलाके में गोल्ड ड्रिंक के लिए झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। दरअसल इरशाद और उसके भाई ने फरहान और गुफरान से बहस शुरू कर दी। इस बहस ने झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली। इरशाद और उसके भाइयों ने गुफरान पर एक के बाद दीगरे और वार करना शुरू कर दिया, जिसके बायस उसकी हालत तशवीशनाक हो गई और अस्पताल ले जाते वक्त ज्यादा खून बह जाने की वजह से गुफरान रास्ते में ही दम तोड़ बैठा।
आज थाना मुरादनगर क्षेत्र में ईदगाह के पास दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों ही लड़के थे, लगभग 18-19 वर्ष दोनों की उम्र है। तो उसमें गुफरान उर्फ काले, उसको इरशाद और उसके साथ उसका भाई था। इन लोगों ने उस पर कोल्ड ड्रिंक पीने के ऊपर कोई विवाद हुआ। उसके बाद इन्होंने उस पर चाकू से वार किया, जिसमें अधिक रक्त बह के कारण उसकी मृत्यु अस्पताल में हो गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, नामजद तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी दोषी हैं तत्काल उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। बहुत ही जल्दी हम जो भी अब मुख्य अभियुक्त उनकी सबकी गिरफ्तारी करेंगे। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ इसमें जारी है। बहुत ही जल्द जो मुख्य अभियुक्त उनको भी हम लोग गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई करेंगे। बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि कोई भी मुल्क बेतहाशा बढ़ रही आबादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही उसे नज़रअंदाज कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कई मुल्क में कानून बना हुआ है। स्मृति ईरानी के अक़लियती अमूर की जिम्मेदारी पर उन्होंने कहा कि वो इस जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज से निभाएंगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने में जनसंख्या को लेकर के कहा कि संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल देखिए, कोई भी देश, कोई भी व्यवस्था बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को न तो नज़रअंदाज कर सकती है, न बर्दाश्त कर सकती है। अब अफसोस की बात है कि कुछ लोग अल्लाह की मेहरबानी के बहाने अनलिमिटेड परेशानी के ठिकाने ढूंढ रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जो लोग कि अल्लाह की मेहरबानी के बहाने अनलिमिटेड परेशानी के ठिकाने ढूंढते हैं। वो लोग जो है वो खुद तो परेशान हो ही रहे हैं, परेशानी पैदा कर ही रहे हैं, देश के लिए भी परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, अखिलेश यादव का यह कहना है कि अराजकता जो है वो आबादी के कारण नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण के कारण होती है। दुनिया का कोई भी देश, जो भी लोग, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हों, चाहे वो डेवलप कंट्रीज़ हों, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हों, कोई भी देश जो है वो अपने यहाँ बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। अब आप हमें सुझाव दे रहे हैं कि जी आप बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नज़रअंदाज कर लीजिए क्योंकि ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, और अल्लाह की मेहरबानी के सहारे जो है वो बेतहाशा परेशानी के ठिकाने ढूंढ रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। हाँ सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। जिस तरह से अल्पसंख्यक मंत्रालयों का प्रभार जो है वो स्मृति ईरानी को दिया गया है, कुछ लोग जो है इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम यह है कि जब तर्कों की कंगाली हो जाती है तो वो कुतर्कों के मवाली बन जाते हैं। अरे भाई, स्मृति जी ने या कोई भी मिनिस्टर जो है जब वोट लेता है तो देश के विकास के लिए लेता है, देशवासियों के विकास के लिए लेता है। और स्मृति जी एक कमिटेड कार्यकर्ता के नाते एक सोशल एक्टिविटी उनकी हमेशा रही है और वो अल्पसंख्यक मंत्रालय का कामकाज बहुत बेहतर तरीके से, जैसे अन्य मंत्रालय का देखा है, वैसे करेंगी वो। ठीक है, बहुत। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।